तो अब हम बात करते हैं यार इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे। और इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे हम इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे, जो कि ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन आते हैं, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस में कौन कौन आते हैं, वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं और भी बहुत सारे। सो बात करते हैं अबाउट इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन की। ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन के अंदर हम सबसे पहले तो बात करेंगे अबाउट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, अगर हम इसकी बात करें, सो इट इज़ फाउंडेड इन, बनाया कब गया था भाई? इसको बनाया गया था 1944 में, जो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, हेडक्वार्टर जिसका वॉशिंगटन था, उसके अंदर यहाँ बनाया गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को 1944 एट ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस headquartered in वॉशिंगटन डीसी। पर्पस क्या था भाई जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाया गया था? इसका पर्पस था कि एक तरह से ये मॉनेटरी स्टेबिलिटी इंश्योर करने की बात करता था, एंड मॉनेटरी स्टेबिलिटी से एक तरह से ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन करने की कोशिश करता था, और करेगा ये, इंश्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड फोस्टर ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और हम पर्पस के बाद फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस ऑफ द ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन, तो एक तरह से ये क्या क्या करता है? इट प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जो कंट्रीज मुश्किल में है, क्राइसिस में है, उनको असिस्टेंट टू कंट्रीज इन क्राइसिस। एंड एक तरह से जो एक्सचेंज रेट है उसके अंदर स्टेबिलिटी को ये प्रमोट करता है, प्रमोट्स एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। एंड जो ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं उसको ये मॉनिटर करता है, ऑल्सो पॉलिसी एडवाइस देता है भाई ये।
monitors global economic trends and provides policy advice। फंक्शंस के बाद हम की प्रोग्राम्स की बात करें, सो की प्रोग्राम्स अंडर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अगर हम बात करें की प्रोग्राम्स की, तो इसमें हम बात करते हैं अबाउट एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है ये रिजर्व असेट्स रखता है आईएमएफ। स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर reserve asset and structural adjustment programs for economic reforms। ठीक है भाई, तो जो आईएमएफ है वो एसडीआर रखता है। 1944 के अंदर इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी के अंदर, है ना। ये मॉनेटरी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोवाइड करता है। मेन इसका ये पर्पस है भाई, मॉनेटरी स्टेबिलिटी बनाए रखना, ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन रखना। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन की, विच इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट अगर हम वर्ल्ड ग्रुप की बात करें, सो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर इस कब स्टार्ट किया गया था? इट इज़ फाउंडेड इन इट इज़ फाउंडेड इन 1944 यार। इसका हेड क्वार्टर क्या था? हेड क्वार्टर इन वॉशिंगटन। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेड क्वार्टर है। पर्पस क्या था भाई जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाने का? पर्पस था इट प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस यार। पॉवर्टी एलिवेशन के लिए फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है, इसका मेन पर्पस था वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर पॉवर्टी एलिवेशन। कंपोनेंट क्या थे इसके? कंपोनेंट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, तो यहाँ पे चार मेन, मतलब 5 मेन कंपोनेंट्स हैं वर्ल्ड बैंक के। एक तो है आईबीआरडी। जो आईबीआरडी है वो लोन देता है मिडिल इनकम कंट्रीज को, लोन टू मिडिल इनकम कंट्रीज। आईबीआरडी के बाद एक है आईडीए। आईडीए जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन देता है टू दी पुअरेस्ट नेशन, सबसे गरीब देशों को इंटरेस्ट फ्री लोन देता है। इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू पुअरेस्ट नेशन। आईडीए के बाद आईएफसी। आईएफसी जो है वो प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, प्रमोट्स प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट। एंड मीगा की बात करें तो ये मीगा जो है एक पैसे पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस, कि अगर देश में कुछ उलट फेल हो गया तो उसके रिस्क को यहाँ पे ये
इंश्योर करता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है उसके अगेंस्ट। मीगा के बाद अगर हम बात करें ICSID की, तो जो ICSID है इट रिवॉल्व्स इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स यार, मतलब कैसे रिजॉल्व करता है किसको, जो इन्वेस्टमेंट में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको। ओके ना, अगर हम बात करें अबाउट दी इंडिया क्या होता है, इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ ऑल एक्सेप्ट ICSID के अलावा इंडिया जो है हर चीज़ का यहाँ पे मेंबर है वर्ल्ड बैंक के अंदर। इंडिया इज मेंबर ऑफ ऑल एक्सेप्ट ICSID। नेक्स्ट अगर हम फोकस एरिया की बात करें तो जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है किस पे फोकस करता है, इसके फोकस एरिया की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप इट फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, it focus on agriculture, it focus on health and education। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन की बात करें, नेक्स्ट अगर हम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट गैट की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। गैट की बात करते हैं, जो गैट है वो 1947 में बनाया गया था। गैट के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम WTO बोल रहे हैं। जो ये गैट है इसका पर्पस क्या था भाई, गैट के बनाने का पर्पस क्या था, एक तरह से ये प्रमोट करता है जो ट्रेड लिबरलाइजेशन है उसको, एंड रिड्यूस करता है जो टैरिफ्स लगते हैं पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जो टैरिफ रखे उसको रिड्यूस करना इसका मेन पर्पस था। सो प्रमोटेड ट्रेड लिबरलाइजेशन एंड रिड्यूस टैरिफ्स पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2। अचीवमेंट्स की बात करेंगे जो गैट है, ठीक है, तो पहले तो गैट का फुल फॉर्म क्या है भाई, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। गैट का फुल फॉर्म ये होता है, ठीक है। इसके अचीवमेंट्स की बात करें, सो अचीवमेंट्स के अंदर इट एस्टेब्लाइज ग्लोबल ट्रेड रूल बनाता है भाई। ऑल्सो इसने एक तरह से WTO का फाउंडेशन ले किया, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स ने। एस्टेब्लाइज ग्लोबल ट्रेड रूल्स एंड लेट फाउंडेशन for the WTO and
ये जो गैट्स है इट इज़ रिप्लेस्ड बाय WTO। बाद में 1947 में ये बना था, WTO को ये 1995 में इसने रिप्लेस कर दिया, मतलब WTO ने रिप्लेस कर दिया। सो रिप्लेस्ड बाय WTO कब भाई? 1995 में। इन 1995 ड्यू टू दी इराग्वे राउंड एग्रीमेंट। ओके, सो ये इम्पोर्टेंट है किसके बारे में? गैट्स जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, सो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसको कब एस्टेब्लाइज किया गया था, इसका कब क्या क्या फंक्शन है भाई? सो इसको एस्टेब्लाइज कब किया गया था? इट इज एस्टेब्लाइज इन 1995। हेडक्वार्टर क्या है? हेडक्वार्टर इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। स्टैब्लिश कब किया? उसका पर्पस की बात करें, पर्पस ऑफ WTO। सो ये कैसे फ्री एंड फेयर ग्लोबल ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया है भाई। फैसिलिटेट फ्री एंड फेयर ग्लोबल ट्रेड। फंक्शन क्या है? सो ये एडमिनिस्टर करता है ट्रेड एग्रीमेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पे गैट्स, ट्रिप्स, एंड सेटल करता है जो ट्रेड डिस्प्यूट हैं बिटवीन द मेंबर नेशंस यार। सेटल्स ट्रेड डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर नेशंस, एंड जो ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज है उसको देख रेख करता है। सो इट ओवरसीज ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज। फंक्शन के बाद हम सिग्निफिकेंस की बात करें, सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो इसके अंदर यहाँ पे 166 मेंबर नेशंस होते हैं जो कि कवर करते हैं 98% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड को। ओके, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पे 166 मेंबर्स की बात करते हैं। 1995 जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, 1995 में बना था। ये फैसिलिटेट करता है फ्री एंड फेयर, मतलब फ्री एंड फेयर ग्लोबल ट्रेड को। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ हमने बात की अबाउट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, गैट्स की एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस के अंदर IMF एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स की। मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक की हम बात करते हैं अबाउट न्यू डेवलपमेंट बैंक की।
न्यू डेवलपमेंट बैंक दैट इज NDB, जो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसके बारे में चीज़ों की बात करें, इट इज़ फाउंडेड इन, सो ये 2014 में बना था भाई न्यू डेवलपमेंट बैंक, किसके द्वारा, जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उसने बनाया था, ब्रिक्स नेशन ने। एंड इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेड क्वार्टर है शंघाई के अंदर, चाइना में। पर्पस क्या था न्यू डेवलपमेंट बैंक को बनाने का, पर्पस इज टू प्रोवाइड डेवलपमेंट फाइनेंसिंग, किसके लिए, फॉर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, प्रोवाइड्स डेवलपमेंट फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। पर्पस के बाद अगर हम फोकस एरिया की बात करें, सो ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है किस पे फोकस करता था यार, क्लीन एनर्जी पे फोकस करता है, ट्रांसपोर्ट पे फोकस करता है, एंड अर्बन डेवलपमेंट पे फोकस करता है। मेंबरशिप की बात करें, सो मेंबरशिप की बात करें तो ये इट इज़ ओपन टू नॉन ब्रिक्स नेशन यार, कोई भी नॉन ब्रिक नेशन जो है वो मेंबर बन सकता है, किसका, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में यहाँ पे 2014 में ब्रिक्स नेशन ने मिलकर बनाया था, हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इन शंघाई चाइना, एंड इट इज़ ओपन टू नॉन ब्रिक्स नेशन। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बाद अगर हम बात करें तो हम बात करें वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की, ADB की। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये कब स्टार्ट किया गया था भाई, सो एशियन डेवलपमेंट बैंक इट इज़ फाउंडेड, कब फाउंड किया गया था, इट इज़ फाउंडेड इन 1966, एंड हेड क्वार्टर कहाँ पे है, हेड क्वार्टर इन मनीला, एंड मनीला कहाँ पे है, फिलीपींस में। एंड पर्पस क्या है, पर्पस इज टू फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड poverty reduction in Asia Pacific, एंड की प्रोग्राम्स की बात करें, की प्रोग्राम्स ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक, सो ये लोन देता है भाई, ग्रांट्स देता है किस किस चीज़ के लिए, रीजनल डेवलपमेंट के लिए, लोन्स एंड ग्रांट्स फॉर रीजनल डेवलपमेंट। इसके साथ साथ ये टेक्निकल असिस्टेंस भी देता है, टेक्निकल असिस्टेंस फॉर, इस चीज़ के लिए टेक्निकल असिस्टेंस देता है भाई जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, पॉलिसी रिफॉर्म्स के लिए। एंड मेंबर्स की अगर बात करें, सो मेंबर्स के अंदर जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसमें 69 नेशंस आते हैं, इंक्लूडिंग नॉन एशियन कंट्रीज। ओके, सो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसकी बात करें तो इसको स्टार्ट कब किया गया था, 1966 में, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला फिलीपींस में।
मेन क्वेश्चन हेडक्वार्टर से आता है, कितने नेशंस हैं, किस पर्पस के लिए बनाया गया था, कि ये नॉन एशियन कंट्रीज़ को इंक्लूड करता है, तो ये यस इंक्लूड करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स में, नेक्स्ट हम बात करेंगे वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर इट इज फाउंडेड इन, ये जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है कब स्टार्ट हुआ था भाई, 2016 में स्टार्ट हुआ था। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बीजिंग में। बीजिंग चाइना के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। एंड पर्पस क्या है ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इट फोकसेस ऑन फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं एशिया के अंदर उसको ये फाइनेंस करता है। एंड कुछ नोटेबल प्रोजेक्ट्स की बात करें जो कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने यहाँ पे बनाए हैं, सो कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। मेंबर्स की बात करें अगर हम, मेंबर्स ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो 110 मेंबर्स हैं, 110 मेंबर कंट्रीज। एंड यहाँ पे नॉन रीजनल मेंबर्स इंक्लूडेड होते हैं कि उस रीजन के नहीं हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एशिया के लोग ही होंगे ऐसा नहीं है भाई, नॉन रीजनल मेंबर्स भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। ओके, सो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर हमने बात की कब बना भाई, 2016 के अंदर बना था। हेडक्वार्टर है बीजिंग एंड चाइना, तो ठीक है। तो कब बना था, हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, कितने मेंबर्स हैं, क्या यहाँ पे नॉन रीजनल मेंबर्स इंक्लूडेड हैं, तो हाँ। तो ये हमने बात की तीन इंपॉर्टेंट यहाँ पे मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स की। नेक्स्ट अगर हम इकोनॉमिक एंड एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट दी इकोनॉमिक एंड एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन की। सो इसमें सबसे पहले तो हम यहाँ पे इकोनॉमिक एंड एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं G3, G7, G20, G33 नेशंस की। सबसे पहले तो इसमें अगर हम बात करें G3 की, तो G3 नेशन में यहाँ पे कौन आता है भाई, ये अभी इनएक्टिव ब्लॉक है जिसमें कोलंबिया, मैक्सिको एंड वेनेजुएला आते थे, बट अभी ये इनएक्टिव है। इनएक्टिव ब्लॉक ऑफ कोलंबिया, मैक्सिको एंड वेनेजुएला। G3 के बाद G7, G7 जो है ये एक तरह से जो इंडस्ट्रियलाइज नेशन है, इसमें US, UK, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा आते हैं, उन लोग का एक ग्रुप है। इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस G7 में कौन कौन आता है, US, UK,
जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा। एंड एक तरह से डिस्कस करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड क्राइसिस को। एंड क्राइसिस को G7 के बाद G20। ये जो G20 है ये क्या है भाई? ये मेजर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज का एक ग्रुप है एंड इट फोकसेस ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ग्लोबल गवर्नेंस पे फोकस करता है। G20 के बाद नेक्स्ट जो ग्रुपिंग है इट इज G33। तो जो G33 है इट इज डेवलपिंग नेशंस advocating for agricultural issues at WTO negotiations। ठीक है भाई, इम्पॉर्टेंट है G7 में कौन कौन है? G7 में है US, UK, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा। एंड जो इनएक्टिव ब्लॉक है इसमें हम बात करते हैं अबाउट कोलंबिया जो कि G3 कहलाता है, मैक्सिको एंड वेनेजुला। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट इकोनॉमिक एंड एनर्जी ऑर्गेनाइजेशंस की। और कौन कौन से इकोनॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन है भाई? यहाँ पे ओपेक कंट्रीज़ की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करेंगे इट इज़ अबाउट दी ओपेक यार, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ओपेक के अंदर हम बात करें तो ये जो ओपेक कंट्रीज़ हैं इसके अंदर सबसे पहले तो फाउंडेड की बात करें तो ये ओपेक कंट्री कब बनाए गए थे भाई? इट इज़ फाउंडेड इन 1960 यार। हेड क्वार्टर कहाँ पे था? हेड क्वार्टर इन वियना। वियना कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया के अंदर इसका हेड क्वार्टर था। एंड मेंबर्स की बात करें सो मेंबर्स के अंदर 12 नेशंस इसके मेंबर्स हैं, 12 नेशंस हैं इसके मेंबर्स, जिसमें हमारे पास इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, इराक एंड ईरान। फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस के अंदर यहाँ पे क्या काम करता है भाई? ये जो ओपेक है कंट्रोल करता है ऑयल सप्लाई को यानी एक तरह से स्टेबलाइज करता है जो ग्लोबल प्राइसेस हैं उसको। कंट्रोल्स ऑयल सप्लाई टू स्टेबलाइज ग्लोबल प्राइस। एंड ऑल्सो ये जो ओपेक है ये कोऑर्डिनेट करता है जो पेट्रोलियम पॉलिसीज़ हैं जो हम इसके मेंबर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है उसको। कोऑर्डिनेट्स पेट्रोलियम पॉलिसीज अमोंग मेंबर्स। एंड अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की सो सिग्निफिकेंस के अंदर ये इन्फ्लुएंस करता है ग्लोबल
ऑयल मार्केट को। ओके। सो हमने पेट्रोलियम ओपेक कंट्रीज़ की बात की। ओपेक कंट्रीज 1960 में बनाया गया था। वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेड क्वार्टर है। ये इन्फ्लुएंस करता है ग्लोबल ऑयल मार्केट को। नेक्स्ट जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करेंगे, इट इज़ अबाउट व्हाट, इट इज़ अबाउट दी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF की बात करते हैं। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसकी अगर हम बात करें तो ये कब स्टार्ट हुआ था भाई? इट इज़ फाउंडेड इन 1971। हेड क्वार्टर कहाँ पे है यार? इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। पर्पस क्या है? पब्लिक प्राइवेट प्लेटफॉर्म एड्रेसिंग ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज। एक पब्लिक प्राइवेट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज को एक तरह से एड्रेस करते हैं। फ्लैगशिप इवेंट्स की बात करें एक तरह से जो एनुअल डिवोर्स समिट है वो ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम का एक यहाँ पे फ्लैगशिप इवेंट है। एंड की इनिशिएटिव्स की बात करें की इनिशिएटिव्स के अंदर क्लाइमेट एक्शन, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स। ठीक है, सब तीन इनिशिएटिव है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो 1971 में यहाँ पे एक फाउंडेड एंड जेनेवा एंड स्विट्ज़रलैंड इसका एक हेड क्वार्टर है। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट दी इकोनॉमिक एंड एनर्जी ऑर्गेनाइजेशंस की। G3, G7, G20 की बात की, उसके बाद ओपेक एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट एशियन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की। एशियन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। एशियन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम बात करेंगे अबाउट आसियान की, जो एशियन जो एसोसिएशन है साउथ ईस्ट एशियन नेशन का, उसकी है ना। इसके अंदर हम बात करेंगे ईस्ट एशियन समिट की, आसियान की बात करेंगे, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसके अंदर ये जो आसियान है, इसके अंदर फिर तो ये आसियान फाउंडेड कब हुआ था भाई? इसकी स्थापना कब हुई थी? आसियान इज फाउंडेड इन 1967 यार। इसका हेड क्वार्टर क्या है आसियान का? जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका हेड क्वार्टर है। जकार्ता इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, वहाँ पे उसका हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट इसके मेंबर्स की बात करें तो आसियान में कितने मेंबर्स हैं भाई? मेंबर्स की बात करें तो 10 नेशंस हैं यहाँ पे।
एग्जाम्पल के तौर पे इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर। पर्पस की बात करें सो इट प्रमोट्स रीजनल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। की इनिशिएटिव्स की बात करें ऑफ द आसियान, सो की इनिशिएटिव्स के अंदर जो आसियान फ्री ट्रेड एरिया है वो एक इनिशिएटिव है। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप ये एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है आसियान का। ठीक है, सो आसियान की बात करें तो 1967 में फाउंड किया गया था, है ना। स्टार्ट हो जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। आसियान फ्री ट्रेड एरिया एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट है, इनिशिएटिव है। एंड जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप वो भी इसका एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट रीजनल एशियन रीजनल समिट की बात करें तो उसमें हम बात करेंगे अबाउट ईस्ट एशिया समिट। सो ईस्ट एशिया समिट के अंदर को फाउंड कब किया गया था? सो इट इज फाउंडेड इन 2005। मेंबर्स की बात करें तो आसियान +8 इसके मेंबर्स हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इंडिया भी मेंबर है, चाइना भी मेंबर है एंड यूएसए भी मेंबर है ईस्ट एशिया समिट का। एंड फोकस एरिया क्या है ईस्ट एशिया समिट का? जो फोकस एरिया है इट इज सिक्योरिटी, एनर्जी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सिक्योरिटी, एनर्जी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नेक्स्ट अगर हम एशियन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम बात करें तो हम बात करेंगे अबाउट एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की। एशिया एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के अंदर इट इज फाउंडेड इन इट इज फाउंडेड इन 1989। मेंबर्स की बात करें तो 21 जो पैसिफिक रिम नेशंस हैं वो इसके मेंबर्स हैं। एंड पर्पस क्या है यार? इट प्रमोट्स फ्री एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन एशिया पैसिफिक। सो इस एशिया समिट 1989 में स्टार्ट हुआ था। 29 पैसिफिक रिम नेशन इसके मेंबर्स हैं। नेक्स्ट अगर हम एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें, एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट
आपटा एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो ये स्टार्ट कब हुआ था? इट इज़ फाउंडेड इन 1975 एंड ये फॉर्मली बैंकॉक एग्रीमेंट के अंदर बैंकॉक एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता था। एंड इसके मेंबर्स की बात करें, एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट के मेंबर्स की बात करें तो मेंबर्स के अंदर हम बात करते हैं अबाउट इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया एंड अदर्स। पर्पस की बात करें सो पर्पस के अंदर जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है अमॉन्ग एशिया पैसिफिक नेशन, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक पर्पस था एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट का। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट अमॉन्ग एशिया पैसिफिक नेशंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, दैट इज EAEU। So it is founded in 2015 यार। मेंबर्स कौन कौन थे इसके अंदर? सो रशिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड बेलारूस। पर्पस क्या है? ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का पर्पस क्या है? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, लेबर एंड सर्विसेज। सो 2015 में स्टार्ट हुआ था यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन एंड कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस में इसके मेंबर्स हैं, जिसके मेंबर्स हैं। ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट एशियन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आसियान की, ईस्ट एशियन समिट की, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की, एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट एंड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की। तो ये हमने बात की एशियन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट हम बात करें अबाउट द कस्टम एंड एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन। कस्टम एंड एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर
हम बात करते हैं अबाउट वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन की, WCO की। जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ फाउंडेड, कब फाउंड हुआ था भाई? ये 1952 के अंदर, हेडक्वार्टर इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम। एंड पर्पस, जो स्पेसिफिक जो कस्टम प्रोसीजर्स उसको सिंप्लीफाई करना इस इम्पॉर्टेंट पर्पस है वर्ल्ड सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का। सिंप्लीफाइज customs procedures and it enhances international trade सिक्योरिटी। सिग्निफिकेंस की बात करें, सो सिग्निफिकेंस के अंदर जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, इट डेवलप्स ग्लोबल कस्टम स्टैंडर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे इसने हार्मोनाइज सिस्टम को बनाया। ओके, सो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन 1952 के अंदर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका स्थापना हुई। नेक्स्ट, अगर हम कस्टम एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम बात करें, तो हम बात करेंगे अबाउट द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, दैट इज IEA। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इट इज फाउंडेड इन 1974। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था भाई? पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। एंड इसका पर्पस क्यों था इसका बनाने का? जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बनाया गया है, इसका पर्पस क्या था, है ना? एक तरह से एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना। सो इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी एंड प्रमोट करना जो क्लीन एनर्जी है एंड इनोवेशन। अगर हम की इनिशिएटिव्स की बात करें अंडर दी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अंदर की इनिशिएटिव्स की बात करें, सो की इनिशिएटिव के अंदर जो एनर्जी पॉलिसी है उसको ये रिव्यू करता है। तो फिर जो एनर्जी पॉलिसी रिव्यू है उसका एक इनिशिएटिव है भाई इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का, नेट ज़ीरो एमिशन, जो 2050 तक अपने को करना है, वो भी इसका एक इनिशिएटिव है। इसका जो रोड मैप बनाया था वो, सो नेट जीरो एमिशन 2025 रोड मैप इज इनिशिएटिव ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी 1974 में बना था, हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कब बनाया गया था, उसका इंसेंटिव ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने बात की अबाउट कस्टम एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन की, हमने बात की अबाउट दी एशियन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की, हमने बात की अबाउट दी इकोनॉमिक एंड एनर्जी ऑर्गेनाइजेशंस की, हमने बात की अबाउट मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स की, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की,
है ना, ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस की बात की यार इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में।